गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 19 लेक्चर आपका हो चुका है और 19 लेक्चर में हम लोग पूरे आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एग्जाम्स में ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझिएगा ध्यान से। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। उसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा बारीकी से, सिस्टमैटिकली तरीके से देखें। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैप्टर को तभी पढ़िए जब आप पूरे चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है सभी का यूजेस है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ एक स्टेप बाय पढ़ाता हूँ और सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा। आज का लेक्चर नंबर होगा 20 और चैप्टर का नाम होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब पिछले वाले वीडियोस आपका कंप्लीट होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो देखें, लेक्चर फर्स्ट से देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। क्योंकि दोस्तों पता है कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसे आप सिस्टमैटिकली तरीके से आप जब तक नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली मैथ्स आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो मैथ्स को फ्रेंड बनाना, अपना साथ रखना, तो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ वैसा पढ़िए। बिल्कुल आपका मैथमेटिक्स में रुचि होने लगेगा और मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 20, ठीक है ना। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म कर दूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 20। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, ठीक है ना। टॉपिक का नाम होगा सर, टॉपिक का नाम होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। लिखिएगा सर, एक चैप्टर ही है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक ना। फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 10th, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो और इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो ये बैच आपके लिए है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। हमेशा एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, सीक्वेंस से वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट से क्लास नहीं देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मैथ्स में पीछे हो, ठीक है ना। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए, ठीक है। डाउट की बात हो गई, और वैसे स्टूडेंट जो सभी क्लास देख रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बुक से, अगर उनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपसे डाउट हो रही है, तो मैंने जैसा कि बताया था आपको, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो उसमें आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा और उस पर अपने डाउट को सेंड कीजिएगा पिक्चर के माध्यम से, और उस पिक्चर को मैं एक वीडियो थ्रू आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो डाउट के लिए नो प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए। हर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते चलिए। चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स को रिवाइज करने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे नोट्स को रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ईजिली आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। बट उससे पहले आपको नोट्स को रिवाइज करनी पड़ेगी। और नोट्स कहाँ से बनेगा? मेरी क्लास से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया था, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, बिल्कुल हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस मैंने करवाया था। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे आप लोग विद इन सेकेंड्स में किसी भी क्वेश्चंस को, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। तो हेडिंग कर लीजिएगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग क्वेश्चंस को देखकर आप विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते हो, बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए।
मैंने आपको बताया कि ट्रिक तभी आप समझोगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके पास ट्रिक है ही नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे सीख पाओगे, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास ट्रिक भी आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बताऊंगा ही पूरा। ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस से ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना है क्या सर, इस चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाएंगे आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसके बाद एक बार दो बार रिवाइज करना है, और तब जाके आपको बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को मैं एक बार आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। इस चैप्टर में है क्या कि बस सिर्फ इस चैप्टर में है इसका क्वेश्चंस का लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चंस आपसे वहीं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज आखिर में बोल क्या रहा है, उसी के बाद उसको कंफ्यूज होने लगता है। तो इस चैप्टर में क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आए उस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, उसके मीनिंग को समझिए कि आखिर में क्वेश्चंस कह क्या रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो दो चीज़ों पर इस चैप्टर में डिपेंडेड है। ये चैप्टर आपको दो चीज़ों पर डिपेंडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो चीज़ है वो एंगल पर डिपेंड है। ठीक है, तो पहला जो एंगल है इसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं एंगल्स की, तो ये चैप्टर जो है बस दो एंगल पर डिपेंड है, दो एंगल पर डिपेंड है। बात को गहराई से समझिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है सर एंगल। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान से लिखिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा जो एंगल होता है सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ों पर आपको कमांड करना है। ये चैप्टर बस इन्हीं दो एंगल पर डिपेंड है। ये दो एंगल बहुत ही आसान एंगल है, समझने का प्रयास कीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आखिर में होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आप ज़मीन पर खड़ा हो, कोशिश कीजिएगा समझने का। आप ज़मीन पर खड़ा हो और आपके बगल में एक लंबा सा टावर है। क्या है सर, लंबा सा टावर है। उस टावर के शिखर पे, उस टावर के ऊपर टॉप पे एक चिड़िया बैठा हुआ है। एक क्या है सर, चिड़िया बैठा हुआ है। आप उस चिड़िया को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, आप उस चिड़िया को देख रहे हो। तो देखने से आपके आँख से जो उस चिड़िया तक पहुँचा और इससे जो एंगल फॉर्म्ड हुआ, इससे जो एंगल फॉर्म्ड हुआ ना, यही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में पा रहे, समझ आया आपको? नहीं, कहने का मतलब है कि जो नीचे से ऊपर देखने में, नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर देखने में, आप ऊपर देख रहे हो, ऐसे कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म्ड होता होगा, तो इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी टावर के ऊपर हो, आप किसी टावर के ऊपर हो, मान लीजिए यहाँ पे टावर है, हम टावर के ऊपर है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चिड़िया ही नीचे ज़मीन पर है। आप उस चिड़िया को ऐसे देख रहे हो, मतलब टावर से आप नीचे चिड़िया को देख रहे हो। तो नीचे देखने से जो एंगल बनता है ना, जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे देखने से जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है सर, नीचे से ऊपर देखने में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है सर, ऊपर से नीचे देखने में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फिगर के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि सर यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे क्या है सर, एक टावर। एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ध्यान से, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ठीक है, आप इजीली समझ पाओ कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, चाहे टाइम लगे, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। बात को गहराई से समझिए। जिस दिन आप मैथमेटिक्स को रटना स्टार्ट कर दोगे, समझ लीजिएगा मैथमेटिक्स आपसे दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये टावर है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे क्या हो सर, आप हो, ठीक है। ये ज़मीन नहीं है, मानिए सर ये आपका ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे ये आप हो, ये सर आप हो, और यहाँ से आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे इस टावर पे देख रहे हो, इस टावर पे क्या कर रहे हो सर, देख रहे हो आप, इस टावर पे आप देख रहे हो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये थीटा, इसी थीटा को बोला जाता है सर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी थीटा को बोलते हैं सर एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक टावर है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप हो, ऐसे ये हो आप यूँ कर दो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे कोई क्या है सर, ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, एंड आप ना ऊपर से इसे देख रहे हो, ऊपर से ऐसे देख रहे हो, जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ना, ये एंगल फॉर्म्ड होगा थीटा, तो इसी थीटा को बोलेंगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे चिड़िया हो चाहे कुछ भी हो, तो ये इसका फिगर है। कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस वाले फिगर में ऊपर से नीचे देखने में जो एंगल फॉर्म्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात मुझे बताना, आप कहोगे सर यहाँ पे एक नोट्स लिख के लिखिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आप कहोगे सर ये वाला टावर मान लीजिए, ये टावर मान लीजिए सर, ये टावर मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से कोई इंसान देख रहा है, यहाँ से कोई इंसान देख रहा है, तो कहोगे सर ये जो पार्ट्स है ना, ये जो पार्ट है, इसको कहा जाता है सर एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए सर यहाँ पे आप कुछ और एंगल मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा मान लो, ये अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे आपने नीचे से ऊपर देखा तो ये थीटा बना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप मुझे बताओ, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, ये होता है करस्पॉन्डिंग लाइन। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल होता है। ये बात मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था 9th क्लास में। आप 9th क्लास के कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये वाला लाइन, ये जो एल लाइन है और ये लाइन, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं सर अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब अल्फ़ा इक्वल टू थीटा हो जाएगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ सर अल्फ़ा इक्वल टू थीटा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अल्फ़ा क्या है सर, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद कीजिएगा कि हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होता है सर, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? पैरेलल लाइन के कारण, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंगल पर डिपेंडेड है। पहला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने पर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट के कारण एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इससे आप नोट करिए बढ़िया से, उसके बाद मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही समझना है, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आपको वैल्यूज़
की ज़्यादा यूजेज है, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होगा। तो ये चार्ट पहले एक बार देख लीजिए बढ़िया से पीछे जाकर, उसके बाद इसके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके ट्रिक भी साथ साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चंस की। हो गया, ये दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, याद कर लीजिए। हो गया, प्रॉब्लम है आपको? नहीं, चलिए। क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, लिखिएगा इफ द height of a vertical pole is equal to the length of its shadow on the ground, the angle of elevation of the sun is। ठीक है ना, ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट 30 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड 0 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी आप लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू लिखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट ही पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2 में जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चांसेस है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़ा सा ही पूछे जाएंगे। तो हम दोनों आपको पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चंस का जवाब ट्रिक से देना पसंद करूंगा। देखिए हम लोग ट्रिक कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। तो ट्रिक से आप इस क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ट्रिक से समझने के लिए आपको बस 2 फिगर याद करना पड़ेगा। 2 फिगर का फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। कौन से फिगर है समझिएगा ध्यान से। फिगर आपके सामने है सर, ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस फिगर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप देखे होइएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, अगर अब 45 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू √2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन आपको क्या याद करना है सर? दूसरा कंडीशन क्या याद करना है? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा सर? 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो 30 के सामने हमेशा 1 होगा और 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपको याद करना है। 2 फिगर आपको याद करना है। पहला फिगर है आपके सामने, अगर 45 डिग्री आ जाए तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √2 हो जाएगा। दूसरा फिगर 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 30 के सामने 1 याद करना है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। बस इस 2 फिगर आपको याद करनी है। आपसे इस 2 फिगर से आप इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे। आपको सर इस वाले फिगर को एक बार देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को
सॉल्व करना है ना, तो इस क्वेश्चंस के मीनिंग को पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चंस में कि इफ़ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, कोई वर्टिकल पोल है, मान लीजिए सर ये कोई वर्टिकल पोल है, पहले आपको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। शैडो का मतलब क्या होता है सर? छाया, ठीक है ना। इसका छाया कहाँ पे होगा सर? कहोगे सर ये इसका छाया होगा ग्राउंड पे। इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब ये जो आपके सामने हाइट है इस शैडो के लेंथ के इक्वल है। क्या है? इक्वल है, मतलब ये h है तो ये भी h हो जाएगा। देखो कह रहा है ना वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब इसका जो हाइट है ना ये शैडो के इक्वल है, मतलब ये h था ये भी h होगा ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सर? नीचे जो बनेगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, है ना। तो बहुत ही आसान है। आप कहोगे सर ये h है, दोनों को डिवाइड करोगे सर तो 1 और 1 में डिवाइड होगा, 1 और 1 में डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों सेम है। इसे आप 1 मानोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, इसे आप 1 यूनिट मानिएगा तो ये भी तो 1 यूनिट होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो आप इस वाले फिगर से आप देखते ही सेकेंडों में क्वेश्चन आंसर आप कर दोगे। आप कहोगे सर 1 1 1 1 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितना होगा सर? 45 डिग्री, और 45 डिग्री सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात? तो इस दोनों फिगर से आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, बस ऐसे आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन मुझे क्या सीखना है सर? कॉन्सेप्ट। ट्रिक समझ गया आपने, ठीक है। ट्रिक में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए, लिखने वाला आ जाए, तो कैसे हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सर सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिक से तो हम लोग जान गए 45 डिग्री आंसर होगा इसका। तो अब आप देखो ध्यान से, आपको सर एक वर्टिकल पोल है, क्या है सर? एक वर्टिकल पोल है। एक वर्टिकल पोल ले लीजिए और इसका जो ग्राउंड का शैडो होगा ये इसका शैडो होगा। इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए। और शैडो आपका बी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, मतलब ये एच है। मतलब यहाँ पे लिखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो सर बाई क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिख सकते हो बाई क्वेश्चंस ए बी इक्वल टू सर बी सी। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ शैडो, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू बी सी। अब हम बात करते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं सर, इसे मान लीजिए थीटा, इसे आप थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, लिखेंगे सर लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बी सी ए इक्वल टू थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बी सी ए इक्वल टू थीटा आप मान लीजिए। अब आप क्या करो सर, नाउ इन अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ले चलिए। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो आपको ये फाइंड करनी है और आपको ये और ये दिया हुआ है, तो आप क्या लोगे सर? टैन थीटा लोगे। क्यों लोगे टैन थीटा? क्योंकि टैन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगा। और क्वेश्चंस में मुझे ये और ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखा है, समझ रहे मेरी बात? तो टैन लोगे यहाँ पे, कॉट से भी बन जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा सर? जहाँ पे एंगल बनता है ठीक है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ए बी होगा परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर। बी क्या हो जाएगा सर? बी सी नीचे, तो ये हो जाएगा सर बी सी। आप मुझे बताओ सर टैन थीटा इक्वल टू ए बी, और बी सी क्या है सर? बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी है, तो बी सी के स्थान पर ए बी डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू क्या करोगे सर? बी सी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि टैन थीटा इक्वल टू ए बी से भी कैंसिल आउट 1, तो यहाँ से आप मुझे बताओ सर टैन थीटा इक्वल टू 1 कितना का होता है सर? टैन 45 डिग्री। 1 की जो वैल्यू होती है टैन 45 डिग्री की होती है, तो कहोगे सर टैन से टैन कैंसिल, थीटा को
45 डिग्री, मतलब इसको कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 45 डिग्री, तो लिखा गया यहाँ पे इसीलिए कहोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, BCA इक्वल टू सर 45 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया। तो सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऐसे विद इन सेकेंड्स में देख कर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। आपको ये याद रहेंगे, बस आप आंसर टिक करके आ जाना। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है ऑब्जेक्टिव में आना, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में MCQs में आ जाएंगे। ये VVI कैटेगरी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट करिए इसको बढ़िया से। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, कंफ्यूज हो आप कहीं पर भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका जवाब 100% मैं देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए, हो गया। वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से उसको नोट्स करने का प्रयास कीजिए, हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से, साथ में लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ए टावर, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। ए टावर स्टैंड्स vertically on the ground, ठीक है ना, from a point on the ground, जो कि ग्राउंड पे है, on the ground, which is 20 meter away, which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower, ठीक है। और √3 की वैल्यू आपको बोल रहा है सर 1.732 पुट कीजिए, ओके। ऑप्शंस लिख लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 34.64 मीटर, ऑप्शंस बी है 134.6 मीटर, ऑप्शन सी है सर 135.6 मीटर, और ऑप्शंस डी है 136.73 मीटर। ये आपके सामने ऑप्शंस है। कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ओके। चलिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब आप इसके मीनिंग को समझिएगा। तो क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसके मीनिंग को समझिए, आखिर में क्वेश्चंस क्या रहा है। उसके बाद इसे ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चांसेस है कि ये क्वेश्चंस MCQs में आ जाए, ठीक है, 100% चांसेस है। देखिए हम लोग विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से समझने के लिए आपको बस 2 फिगर याद करनी है। कौन सी फिगर, समझिएगा ध्यान से। फिगर याद करनी है सर, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री लीजिएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके सामने √2 हो जाएगा। ये फर्स्ट फिगर आपको याद करनी है। सेकेंड फिगर आपको याद क्या करनी है सर, देखिएगा ध्यान से, कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक, या 90 है तो यह √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये दो फिगर आपको रिकॉल करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फिगर है 45 डिग्री 11 √2 और 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 और इसकी वैल्यू 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस दोनों फिगर से आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। समझिए ध्यान से, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, कोई टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है। पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड्स है, ये टावर है जो वर्टिकली स्टैंड्स है, वर्टिकली खड़ा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट से, मानिए सर यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट है, इससे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लीजिए, इसकी लेंथ आपका 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 60 डिग्री फाउंड हुआ, 60 डिग्री फाउंड हुआ। कहता है सर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपसे बोल रहा है। सर ये हाइट आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है सर, 60 डिग्री, और आपको पता है कि 60 के सामने √3 होता है, तो 60 के सामने ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगा सर, √3, और 60 के सामने √3 और ये 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको पता है। चलो 60 है यहाँ पे 90 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये बात आपको पता है। तो 30 से हमको लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे 60 पता है, तो इसको हटा दीजिए। बस आपको याद करना है कि 60 के सामने √3 और इससे सामने 1 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 है तो सामने √3, ये 1 ये 2 हो जाएगा। इतना कंप्लीट। चलिए मुझे क्या फाइंड करना है सर, h फाइंड करनी है, मतलब √3 पता करना है। आपको h को भूल जाना है, आपको याद करना है सर मुझे √3 पता करना है, और यहाँ पे 1 है। आपको अगर सर क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू 20 दिया हुआ है लेकिन मेरे अनुसार 1 है, तो आपको अगर सर 1 की वैल्यू आप 20 पुट कर सकते हो। बिल्कुल 1 की वैल्यू 20 है तो मुझे √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, आपको अगर सर 20 √3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, यही तो √3 होगा ना। तो आपसे बोल रहा है कि सर पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में आंसर है, और √3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.732, तो इसकी वैल्यू क्या होगा सर, इसकी वैल्यू हो जाएगा 20 √3, h की वैल्यू आ गया। अगर √3 में आंसर आ जाए, √3 में ऑप्शंस होना, तो यही इसका आंसर होगा 20 √3। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू 20 तो √3 की वैल्यू 20 √3। ऑप्शन में ये आ जाए तो इस पर टिक करके आओगे, लेकिन ऑप्शन में पॉइंट में दिया हुआ है और √3 की वैल्यू वहाँ पे मेंशन है 1.732, तो यहाँ पे √3 डाल दीजिए, तो 20 क्रॉस कितना होगा सर, 1.732। अब आप ही मुझे बताओ सर, आप ही मुझे बताओ, 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कभी भी ये आएगा 134, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आ रहा है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई की सर 20, लगभग वही 30 और 34 के आसपास आएंगे, तो 100 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 5 रहेगा, 5 रहता तो जाके आपको 100 के पार हो जाता, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। तो 1 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अप्रोक्स आपको इतना आ जाएगा 34.64 मीटर। तो आप लोग इसे ट्रिक से आप इजीली सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हो। अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एमसीक्यूज में आ जाए, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट भी सीखना है ना, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, समझिए ध्यान से। हटा दे इसको। चलिए देखिए, ये तो रहा आपका ट्रिक, ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। समझिए, अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर यही क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्क्स तभी बनेंगे जब आप मैथ्स को अच्छे लेवल से रिप्रेजेंट करोगे। जब आपके कॉपी में अच्छे लेवल से रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स का, तो डेफिनेटली टीचर वहाँ पे आपको पूरा मार्क्स डिलीवर कर देंगे, पूरा मार्क्स दे देंगे। कोशिश कीजिएगा हमेशा मैथ्स को अच्छे लेवल से रिप्रेजेंट करना। तो देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपके सामने है, एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली, कोई टावर है, तो एक टावर का फिगर बनाओगे, एक टावर का फिगर बनाओगे जो आपका वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड्स है,
वर्टिकली क्या है सर, ग्राउंड्स पे स्टैंड्स है ऐसे, ये टावर है, ये टावर है जो आपके ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड्स है। वर्टिकली क्या है सर, स्टैंड्स है ये, ठीक ना। ये टावर है जो आपके ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड्स है। फिर कहता है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट्स है विच इज़, जो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से 20 मीटर दूरी पे, 20 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट्स है, मान लीजिए ये पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप से, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री फाउंड हुआ। और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सर नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट आपसे बोल रहा है सर, हाइट h मान लीजिए, यहाँ पे a मानिएगा, यहाँ b मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखना सर, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब हाइट ऑफ द टावर क्या होगा सर, ए बी आपका हाइट है, मान लीजिए सर ये h मीटर है, h मीटर है, ठीक ना। इतना आपको करना है और आपको h ही फाइंड करना है। और आपके क्वेश्चंस में गिवन दे रखा है, आपके क्वेश्चन में गिवन दे रखा है BC, क्या दिया हुआ है सर, BC इक्वल टू 20 मीटर, BC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक ना। तो आप मुझे बताओ सर, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC आपको ये फाइंड करनी है और ये दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो एंगल के सामने P होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, कहोगे सर टैन या कॉट में होता है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें आप या तो टैन लीजिए या तो कॉट लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आंसर करेक्ट आएगा। तो टैन ही ज़्यादा लिया जाता है। तो ट्रायंगल ABC में अगर हम टैन लेते हैं, टैन 60 डिग्री लेते हैं, टैन 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, तो कहोगे सर टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होगा सर, AB, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा AB। और बेस क्या होगा सर, बेस BC, यहाँ से बेस BC हो जाएगा। और आप ही मुझे बताओ कि यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितना होता है सर, √3 होता है। और AV की वैल्यू कितना है, AV की वैल्यू कितना है सर, H, मैंने फाइंड किया, माना है, तो यहाँ पे H होगा। और BC की वैल्यू क्या होगा, 20, तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, H, और 20 को √3 से, क्या होगा सर 20 √3। तो यहाँ से मुझे आ गया कि H की वैल्यू 20 √3, और इसे आपको खुद फाइंड करनी है सर, 20, और √3 की वैल्यू वहाँ पे मेंशन है 1.732। H की वैल्यू क्या होगा सर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34/64 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा द लेंथ, हाइट ऑफ द टावर H इक्वल टू कितना होगा सर, 34.64 मीटर, आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, एक बार इसे नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में। हो गया। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, उसकी सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। आसान सवाल है, इजी सवाल है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आ जाइए।
लिख लीजिए, साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ए लैडर 15 meter long, a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall। ठीक है, लिखिएगा vertical wall। if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है ना, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं सर। ए ऑप्शन 7.5 मीटर, ऑप्शंस बी लिख लीजिए 8.5 मीटर, और ऑप्शन सी 10.5 मीटर, और ऑप्शन डी 12.5 मीटर। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करोगे समझिएगा ध्यान से। पहले खुद से ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। हो गया? चलिए, आपको याद क्या करना है सर? आपको याद करना है दो फिगर याद करना है। बार बार मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा, वैल्यू 1 होगा, √2 होगा। और दूसरा फिगर आपके सामने है कि यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे अगर 60 लोगे, यहाँ पे क्या लोगे सर 60 डिग्री, तो 30 के सामने आपका क्या होगा सर, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है। तो देखिए हम इस सवाल को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड में, समझिए ध्यान से। कहता है सर ए लैडर का मतलब होता है सीढ़ी होता है, जैसे कि आपके घर में सीढ़ी होगा कोई, है ना, सीढ़ी होता है लैडर का मतलब। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग, मतलब एक सीढ़ी है ऐसे, जिसका लेंथ आपका क्या है सर 15 मीटर, रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, जो कि वर्टिकल वॉल पे आपका ये आपका लगा हुआ है, ये वर्टिकल वॉल है। कहता है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो लैडर है वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करता है, 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। मतलब ये जो आपका दीवार है, वॉल का मतलब दीवार होता है, तो इसका हाइट आपसे पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो 60 है ना, तो 60 है तो यहाँ पे 90 होगा, तो 90 के सामने क्या होता है सर 2 होता है। यहाँ पे देख लो, ये 2 हो गया, ये 1, ये √3, तो ये होगा 2। तो कहोगे सर 2 की वैल्यू 15 है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है सर, 60 के सामने होता है √3 होता है ना, √3 होता है ना सर। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। एक बार क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चंस क्या बोलता है। इफ द लैडर 50 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है कोई बात नहीं है, 15 मीटर लॉन्ग है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मैक्स एन एंगल 60 डिग्री नहीं होगा सर, 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, विद द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट पूछा, हाइट पता करना है। ये 30 डिग्री होगा सर, ये 2 होगा, ये 1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा सर 1, ये 2, ये 1। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 15 है, आपको होगा सर 2 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि h मुझे फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगा सर, 2 से काटोगे तो 7.5, मतलब 2 का आधा 1, तो 15 का आधा 7.5, तो ये इसका आंसर होगा 7.5। तो विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है ना, आसान है और ईजी है। ठीक है ना, 60 आ जाए तो 60 में कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, समझिए ध्यान से।
क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा है कि ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल दीवार है, मान लीजिए सर ये एक दीवार का फिगर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो एग्जाम्स में आप ऐसे बनाओगे ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके मार्क्स क्या होंगे सर, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिशियन क्या करता है सर, क्वेश्चंस को रिप्रेजेंटेशन कैसा है ये देखता है। अगर आप कॉपी में बढ़िया से बना के लाओगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, बात को गहराई से समझिएगा। तो जो क्वेश्चंस में बोल रहा है तो उसका फिगर बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिए। अगर आपसे फिगर बेहतर बन रहा है तो बेहतर रिजल्ट भी आपको आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है सर, एक दीवार बना दीजिए। तो यहाँ पे एक दीवार है, देख लीजिए, ये दीवार है। ठीक है ना, ये दीवार है आपके सामने। कुछ ऐसे आपको दीवार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये इसको आप ऐसे कर दीजिए तो ये दीवार बन जाएंगे बढ़िया सा। ये दीवार है, ठीक है ना। और इस पर ना एक सीढ़ी है, लैडर है। तो कुल मिला के आप ऐसे सीढ़ी को बना सकते हो। ठीक है, फिगर को बढ़िया से बनाओगे तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को। ठीक है, ये देखो, ये आपको सामने सीढ़ी है, ये लैडर है, ये। ठीक है ना, ये जो आपका लैडर है ना वो वॉल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसका जो लेंथ है, इसका जो आपके सामने लेंथ है वो 15 मीटर है। ठीक है ना, और आपसे हाइट बोल रहा है क्या होगा, तो हाइट आप मान लीजिए सर h। तो इसे आप a मान लीजिए, ये b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा सर, लिखिएगा लेट हाइट ऑफ द वॉल ए बी इक्वल टू h मीटर। h मीटर ऑफ हाइट मान लीजिए। ठीक है ना, और आपके सामने सर गिवन मिला है कि लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का जो लेंथ है वो दिया हुआ है सर, मतलब AC का लेंथ कितना है सर, 15 मीटर। तो आप मुझे बताओ सर, इन ट्रायंगल ABC, अब मुझे ये दिया हुआ है AC यहाँ पे 90 है और मुझे ये फाइंड करनी है और एंगल यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है। तो एंगल के सामने P, मतलब ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे ये फाइंड नहीं करनी है, मुझे ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। और ये दिया हुआ है, मतलब H दिया हुआ है, P फाइंड करनी है। तो P अपॉन H किस में होता है, किस फंक्शन में होता है, कहोगे सर साइन में होता है या कॉसेक में होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको टैन कॉट से नहीं बनेंगे, साइन या कॉसेक से बनेंगे। तो इसमें आपको साइन या कॉसेक लेना पड़ेगा। तो कहोगे सर अगर हम साइन ले लेते हैं, एंगल आपको 30 डिग्री ही लेना होगा, साइन 30 डिग्री। और साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कहोगे सर परपेंडिकुलर होगा इसके सामने, मतलब AB, और AB मुझे फाइंड करनी है। और H की वैल्यू क्या होगा सर, AC, 90 के सामने H होता है, तो ये आपका AC होगा। आप कहोगे सर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पे होगा सर √3/2। और AB की वैल्यू क्या है सर, AB की वैल्यू मैंने H मीटर माना है, तो यहाँ पे H होगा। और AC की वैल्यू क्या है, 15, तो यहाँ पे 15 डाल दीजिए। बात को गहराई से समझिए, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल, कहीं से भी। सॉरी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बताओ सर, यहाँ से आप 1/2 इक्वल टू H/15 आ गया। आप इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2H, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर 15 होगा। और यहाँ से H की वैल्यू क्या होगा सर, 15/2, और 15 को 2 से डिवाइड कीजिए सर 7.5 आ जाएंगे, 7.5 आ जाएंगे, 7.5 आ जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल्स। तो यहाँ पे लिखना, इसीलिए द हाइट
ऑफ द वर्ल्स क्या होगा सर, h इक्वल टू 7.5, सभी मीटर में है तो मीटर में ही दीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? चलिए इसे भी आप नोट करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करने का प्रयास कीजिए। हो गया? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 लिखिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है सर, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, ठीक है ना, कास्ट्स ए शैडो, एक शैडो क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, जो कि उसकी जो लेंथ है शैडो का वो 10√3 मीटर है लॉन्ग, on the ground, ठीक ना। Then what is the angle of elevation of the sun? ठीक है ना, ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट 70 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे एक बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग ट्रिक से विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए बस 2 ही फिगर आपको याद करनी है, जैसा कि आपको पता है। मैं बार बार लिख पा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 हो जाएगा। और दूसरा फिगर आपको याद करनी है सर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। एक टावर है जो 30 मीटर हाई है, कोई टावर है जिसका लेंथ आपका 30 मीटर है, एक शैडो कास्ट कर रहा है सर, एक शैडो है, ये शैडो जो ग्राउंड पर है, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है सर 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है सर, ये थीटा आपसे पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो आप मुझे बताओ सर, ये 30 है या 10√3 है, तो आप 30 को अगर हम 10√3 से डिवाइड करेंगे तो कहोगे सर यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 3/√3 हो जाएगा। 3 क्या होगा सर, √3 हो जाएगा। और इसे आप रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 से √3 3 से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ पे √3 हो गया।
तो आप मुझे बताओ सर, आप मुझे बताओ √3/1 हो गया, तो जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो √3 मतलब थीटा के सामने √3 है, तो 60 के सामने √3 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो गया सर? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना हो गया सर? 60 डिग्री, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएंगे। आ रहे समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही सेकेंडों में सॉल्व कर पाओगे अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए, और चांसेस है ये जो क्वेश्चंस है 100% एमसीक्यूज़ में आएंगे। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स में। आपको देखना भी नहीं है, बस आप इसको फिगर को भी नहीं बनाना है, बस आप माइंड में सोचोगे सर ये हाइट है, वो शॉर्टो है, इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके इसको रेशनलाइज करके इसको आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 60 के सामने √3 होता है तो थीटा की वैल्यू 60 हो गया। आ रहे समझ? चलिए, अगर इसी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है कॉपी में, तो कैसे करोगे समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो कहोगे सर इसके सॉल्यूशन में आ जाइए। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है आपको? देखो, इफ़ ए टावर, कोई टावर है जो 30 मीटर हाई है, तो एक टावर को आपके सामने फिगर बनाना पड़ेगा। तो कोई टावर का फिगर आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना? ये एक टावर है, देख लीजिए आप इस प्रकार से टावर का फिगर बना सकते हो। ठीक है ना? और यहाँ पे एक लकीर ऐसे कर दीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। और कहता है सर ए शैडो है जो 10√3 मीटर लॉन्ग है आपके ग्राउंड पे, तो ये एक शैडो होगा इसका, जिसका लेंथ आपका 10√3 मीटर होगा। और ये टावर का हाइट कितना दिया हुआ है सर? हाइट दिया हुआ है आपको, गिवन मेंशन है 30 मीटर। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ बनाएगा, ठीक है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे सी मान लीजिए। तो आपको करना पड़ेगा सर, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सर? BCA, तो BCA इक्वल टू थीटा। और क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब AB इक्वल टू 30 मीटर, एंड शैडो भी दिया हुआ है, शैडो ऑफ टावर, शैडो क्या है सर? BC, तो BC का लेंथ आपको दिया हुआ है सर 10√3 मीटर। और आपको फाइंड करनी है थीटा, तो थीटा के सामने P और B, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है। P और B कहाँ होता है? tan होता है, cot में होता है, तो इसमें आप tan या cot दोनों ले सकते हो। तो कहोगे सर इस बार ना cot लेकर दिखा दीजिए, तो cot ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो cot लीजिएगा ना, तो कहोगे सर इन अ ट्रायंगल ABC, अगर हम cot लेकर चले तो cot क्या होगा सर? थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? B/P होता है। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा यहाँ बन रहा है, बेस कहाँ होगा सर? नीचे होगा, बेस मतलब BC, तो क्या होगा सर? बेस के मतलब BC, और P मतलब क्या होता है सर? अपोजिट, तो AB हो जाएगा, सामने होता है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? BC की वैल्यू दिया हुआ है 10√3, BC की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10√3, तो यहाँ पे 10√3 डाल दीजिए। और AV की वैल्यू क्या दिया हुआ है? AV की वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 30 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक ना? आप होगा सर cot थीटा इक्वल टू 10 से 33 टाइम्स कटेगा, तो √3/3 आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि सर cot थीटा इक्वल टू √3/3 हो गया। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 होता है। तो आप ही मुझे बताना कि ऊपर को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, और ये जो आपके सामने 3 है, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 क्रॉस √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 के स्थान पे √3 क्रॉस √3। तो आप मुझे बताओ कि सर √3 से √3 कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3।
और 1/√3 जो होता है ना, 1/√3 कॉट में कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉट 60 की वैल्यू कितना होता है सर? 1/√3। इस दोनों को आपस में कंपैरिजन कीजिएगा तो थीटा के स्थान पर, थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ से मुझे क्या आ गया सर? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। क्या हो गया सर? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, और एमसीक्यूज टाइप में आ जाए तो आप ट्रिक से विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ढंग से नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए। फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप फिगर बना लोगे, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग डिटेल से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बेसिक्स टू एडवांस, मतलब जीरो लेवल से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते ना, उस लेवल तक आपको पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। एडवांस लेवल तक टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस को हम लोग विद इन अ सेकेंड में सॉल्व करेंगे, बस इसी दोनों फिगर से, बस इसी दोनों ट्रिक से हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे सेकेंड्सों में। आप देखो कि हम लोग टिपिकल लेवल तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहीं मत जाइए, बस एक प्रॉपर नोट्स बनाइए ढंग से। जब आपसे एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी भी मतलब बुक से सॉल्व कीजिए, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इस चैप्टर में तो आसानी होगी क्योंकि आपके सामने ट्रिक बहुत सिंपल है, बस 2 फिगर याद करना है, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, बढ़िया से मज़े रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।